चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ इस वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ चर्चा करते हैं इस बात पे कि आज का जो बायोम रहेगा वो हम लोग के लिए कितना बेहद इम्पॉर्टेंट होगा, उसमें क्या ऐसी बातें होंगी जिस पर हम लोग को सावधानीपूर्वक पढ़ना होगा, एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से कौन सा पॉइंट इम्पॉर्टेंट होगा कौन सा नहीं होगा उसे देखना होगा। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग आज चर्चा करेंगे सागरीय बायोम पे। किस बायोम में? तो सागरीय बायोम। हम लोग को पता है कि बायोम क्या होता है। तो बायोम पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त वनस्पति, पेड़ पौधे तथा जीवों का सम्मिलित रूप होता है। आज जो हम लोग देखेंगे जीवों का सम्मिलित रूप, जिसमें पेड़ पौधे जीव जंतु दोनों पाए जाएंगे, वो पाए जाएंगे सागर में। तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? सागरीय बायोम के बारे में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे सागरीय बायोम पे। तो चलिए चर्चा शुरू किया जाए। आज हम लोग का टॉपिक का नाम है सागरीय बायोम। तो टॉपिक का नाम क्या है? सागरीय बायोम। ठीक, अगर हम लोग सागरीय बायोम देखें ध्यान से, तो अभी हम लोग ध्यान से देखे थे बायोम क्या होता है। तो हम लोग देखे बायोम जो होता है पृथ्वी पर उपस्थित सभी वनस्पति और प्लस जीव जंतु, इन दोनों का जो सम्मिलित रूप होता है वही क्या कहलाता है? सम्मिलित रूप ही क्या कहलाता है? बायोम कहलाता है। ठीक, और ये वनस्पति और जीव जंतुओं का सम्मिलित रूप हम लोग कहाँ देख रहे हैं? सागर में। तो इस बायोम का नाम क्या है? सागरीय बायोम। हम लोग देखेंगे कि सागर में किस प्रकार के जीव जंतु कितनी गहराई पे और कितने तापमान में पाए जाते हैं, उनमें क्या भिन्नताएं होती हैं, किस आधार पर भिन्नताएं होती हैं। ये सभी टॉपिक को हम लोग कवर करते हुए आज के अपना क्लास हम लोग ख़त्म करेंगे। तो चलिए शुरुआत किया जाए सागरीय बायोम टॉपिक से, टाइम लॉस ना करते हुए, चूँकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, शायद 40, 45 से 50 मिनट की हो सकती है। सागरीय बायोम, तो आज का टॉपिक है सागरीय बायोम। तो याद रखिए सागरीय बायोम में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या बात है कि सागरीय बायोम की विशेषता क्या होती है। तो याद रखिए सबसे पहले जो हम लोग टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो शुरू करेंगे विशेषता से। कहाँ से शुरू करेंगे? तो हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे विशेषता से। तो सागरीय बायोम की विशेषता क्या होती है? तो याद रखिए जो महासागरीय जल होता है, अर्थात जो सागरीय जल होता है, महासागरीय जल होता है, उस जल का तापमान जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो याद रखिए महासागरीय जल का तापमान कितना होता है? तो महासागरीय जल का तापमान जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यह है कि सागरीय बायोम, अर्थात सागरीय बायोम में अगर हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे सागरीय बायोम का, तो सागरीय बायोम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें होती है कि जो महासागरीय जल होता है उस जल का जो तापमान होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। इससे क्या होता है? तो याद रखिए ये जो सागर का ऊपरी सतह है, सागर का ऊपरी सतह, इस सागर के ऊपरी सतह पर सबसे अधिक, याद रखिए सबसे अधिक उत्पादक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सबसे अधिक उत्पादक पाए जाते हैं। ये उत्पादक क्या होता है? वो सभी पेड़ पौधे जो प्राकृतिक होते हैं उत्पादक कहलाते हैं। और ध्यान से देखें जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को भी क्या करते हैं? पूरा करते हैं। तो सागरीय बायोम में अगर ध्यान से देखें तो सागर के ऊपरी सतह पर सबसे अधिक उत्पादक पाए जाते हैं, और ये उत्पादक क्या करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के तहत ही ये क्या बनाते हैं? ऊर्जा बनाते हैं, अर्थात भोजन बनाते हैं। ठीक, और इसी भोजन का प्रयोग सागर में पाए जाने वाले प्राथमिक उपभोक्ता इसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या बना कि सबसे ऊपर सागर के सबसे ऊपरी सतह पर क्या पाए जाते हैं? उत्पादक पाए जाते हैं, और उन्हीं उत्पादक पर सागर में पाए जाने वाले सभी उपभोक्ता क्या करते हैं? निर्भर होते हैं। सभी उपभोक्ता क्या होते हैं? निर्भर। तो याद रखिए सागरीय बायोम में उपभोक्ता किस पर निर्भर करते हैं? उत्पादक पर।
यदि उत्पादक की संख्या में वृद्धि हुई तो उपभोक्ता की संख्या में वृद्धि होगा, यदि उत्पादक की संख्या में कमी हुई तो उपभोक्ता की संख्या में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। चलिए और ध्यान से अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें और इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या बन सकता है। तो अभी हम लोग देखें कि जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है, पृथ्वी नहीं, सागर, गलती से पृथ्वी निकल रहा है, सागरीय जल का जो ऊपरी सतह है, ऊपरी सतह, इसके ऊपरी सतह पर ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ही वो लोग क्या बनाते हैं, ऊर्जा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऊर्जा। और इसी ऊर्जा का प्रयोग कौन करता है, प्राथमिक उपभोक्ता करते हैं। कौन करता है, प्राथमिक उपभोक्ता। याद रखिए, तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं सागर में, वो उत्पादक, सागर के ऊपरी सतह पर उपस्थित उत्पादक का ही प्रयोग करते हैं, उत्पादक के द्वारा बनाई गई ऊर्जा का ही प्रयोग करते हैं। और इस प्राथमिक उपभोक्ता को एक विशेष नाम से जाना जाता है, उसका नाम है, उसे कहते हैं जुफ्लेक्टन। सॉरी, बोलने में शायद गलती हो रही है, जुफ्लेक्टन, देखिए ध्यान से, जुफ्लेक्टन क्या हो जाएगा, हाँ, तो जुफ्लेक्टन। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जुफ्लेक्टन क्या है, एक नाम है जुफ्लेक्टन। कौन सा नाम, जुफ्लेक्टन। तो जुफ्लेक्टन क्या होते हैं, ऐसे सभी जीव जंतु जो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं उन्हें जुफ्लेक्टन कहा जाता है। लेकिन कहाँ, सागरीय बायोम में। तो सागरीय बायोम में ये जो जुफ्लेक्टन शब्द है, किस बायोम में, सागरीय बायोम में। तो सागरीय बायोम में जो जुफ्लेक्टन शब्द है, ये ऐसे जीवों को कहा जाता है जो किस पर निर्भर होते हैं, तो प्राथमिक उत्पादक पर, अर्थात उत्पादक पर निर्भर होते हैं। ऐसे सभी जीव जो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं और वो उत्पादक पर क्या होते हैं, निर्भर, उन्हें क्या कहा जाता है सागरीय बायोम में, जुफ्लेक्टन। तो अगर कभी पूछा गया जुफ्लेक्टन क्या है, क्या है, जुफ्लेक्टन क्या है, जुफ्लेक्टन क्या है, तो जुफ्लेक्टन क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, जो किस पर निर्भर करते हैं, ये निर्भर होते हैं सागर के ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले उत्पादक पर। ठीक, और उत्पादक जो ऊर्जा बनाते हैं उसी ऊर्जा के लोग क्या करते हैं, प्रयोग। ठीक, तो जुफ्लेक्टन समझ में आया क्या होता है जुफ्लेक्टन। आगे अगर हम लोग ध्यान से बढ़े आगे देखें तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है। चलिए देखिए ध्यान से, यह है सागर। एक मिनट के लिए मान लिया जाए क्या है, सागर। और ऊपर अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये क्या है, ये है सूर्य। तो सूर्य का प्रकाश, एक मिनट रुक जाइए, सूर्य का प्रकाश, ठीक, सूर्य का प्रकाश जैसे ही सागर पर पड़ता है, महासागरीय जल के ऊपरी सतह पर पड़ता है, और वो जैसे जैसे गहराई में जाता है, सूर्य के प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, कम होती है। और जैसे ही वो जैसे ही 200 मीटर की गहराई तक पहुंचता है, उसके बाद सूर्य का प्रकाश सागर में प्रवेश नहीं कर पाता। ठीक है, याद रखिए, तो जो सूर्य का प्रकाश होता है अधिकतम 200 मीटर की गहराई तक जा सकता है, उसके बाद प्रकाश सागर की गहराई में प्रवेश नहीं कर पाता। तो याद रखिए, इस आधार पर अगर हम लोग देखें तो सागर की गहराई के आधार पर, सागर की गहराई के आधार पर, गहराई के आधार पर, सागर की गहराई के आधार पर, तो
सबसे ऊपर और सबसे नीचे। तो सागर के गहराई के अगर आधार पर हम लोग देखें तो सबसे ऊपर सबसे अधिक जीव जंतु पाए जाते हैं। तो यहाँ जीव जंतुओं की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। और वो जैसे जैसे नीचे आते हैं उनकी संख्या में क्या आता है? निरंतर कमी आता है। तो ये भी याद रखिए। और सबसे नीचे वाले जो जीव होते हैं, सबसे नीचे सागर के अंदर पाए जाने वाले जीवों में जो सबसे नीचे जीव होते हैं, सबसे नीचे जीव, ये डिपेंड करते हैं अवसादों पर। किस पर? अवसादों पर, अवसादों पर। तो चलिए आगे देखा जाए इसमें क्या क्या क्वेश्चन बना। तो याद रखिए, गहराई के आधार पर, गहराई के आधार पर, आधार पर सबसे ऊपर सबसे अधिक जीव, सबसे ऊपर सबसे अधिक जीव। और जैसे से हम लोग गहराई में जाएंगे जीवों की संख्या में क्या आएगा? जीवों की संख्या में कमी। ठीक। और जो सबसे नीचे के जीव होते हैं, सबसे नीचे, वो किस पर निर्भर करते हैं? अवसादों पर, अवसादों पर। बाकी सबसे ऊपर के जीव होते हैं किस पर निर्भर करते हैं? उपभोक्ता पर। किस पर? उपभोक्ता पर। और इन्हीं जीव को क्या कहा जाता है? जूप्लेक्टन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जूप्लेक्टन। जो उत्पादक पर निर्भर होते हैं। किस पर? उत्पादक पर। और इन्हीं जीव को क्या कहा जाता है? जो उत्पादक पर निर्भर करते हैं उन्हें जूप्लेक्टन कहा जाता है। चलिए अगर हम लोग ध्यान से देखें तो बायोम जो होता है वो तापमान के आधार पर, जलवायु के आधार पर और विभिन्न कारकों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। तो याद रखिए बायोम को, किसको? सागरीय बायोम को, सागरीय बायोम को, किसको? सागरीय बायोम को विभिन्न कारकों के आधार पर, विभिन्न कारकों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। तो याद रखिए सागरीय बायोम को विभिन्न कारकों के आधार पर, जैसे तापमान हो गया, जलवायु हो गया, खाद्य श्रृंखला हो गया, आहार जाल हो गया, इन सभी आधारों पर इनको कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। जैसे ध्यान से देखें तो पहला हो जाएगा खुला समुद्र बायोम, खुला समुद्रीय बायोम, खुला समुद्रीय बायोम। दूसरा हो जाएगा प्रवाल भित्तीय बायोम। क्या हो जाएगा? प्रवाल भित्तीय बायोम, प्रवाल भित्तीय बायोम। तीसरा हो जाएगा तटरेखा बायोम। कौन सा बायोम? तटरेखा बायोम। और लास्ट वाला कौन सा हो जाएगा? तो लास्ट वाला हो जाएगा जो होता है बैरियर रीफ होता है, बैरियर रीफ बायोम। तो याद रखिए तो जो बायोम होता है वो बायोम विभिन्न प्रकार के कारकों के आधार पर 4 भागों में बटा होता है। सागरीय बायोम में अगर ध्यान से देखें तो सागरीय बायोम खुला समुद्री बायोम में बटा होता है, सागरीय बायोम प्रवाल भित्ति के आधार पर बटा है, सागरीय बायोम तटरेखा के आधार पर बटा है, सागरीय बायोम बैरियर रीफ के आधार पर बटा है। ठीक, जो कि कोरल रीफ जिसे हम लोग कहते हैं, उसके आधार पर 4 भागों में ये बटा है। तो चलिए अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो पहला आता है वो आता है खुला समुद्र बायोम। कौन सा बायोम? खुला समुद्रीय बायोम, खुला समुद्रीय बायोम। एक मिनट रुक जाइए। तो खुला समुद्री बायोम में, किस बायोम में? खुला समुद्री बायोम में जीवों को उनके आवास के आधार पर, किसके आधार पर? जीवों को उनके आवास के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। तो खुला समुद्री बायोम में जीवों को उनके आवास के आधार पर, उनके आवास के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। ठीक, तो याद रखिए
खुला समुद्री बायोम में जीवों को उनके आवास के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। जैसे पहला फ्लैक्टन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फ्लैक्टन, फ्लैक्टन क्या हो जाएगा? हाँ फ्लैक्टन हो जाएगा। दूसरा नेक्टन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नेक्टन। और तीसरा बेंथस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बेंथस। क्या हो जाएगा? बेंथस। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हमको लोग को अच्छे से पढ़ना है। याद रखिए खुला समुद्री बायोम जो होता है उसमें जो जू होते हैं उनको उनके आवास के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। पहला फ्लैक्टन, नेक्टन और बेंथस। तो ये क्या है? फ्लैक्टन, नेक्टन और बेंथस क्या है तो अभी बताएंगे। ये फ्लैक्टन, नेक्टन और बेंथस जो है ये खुला समुद्री बायोम में पाए जाने वाले जीव जंतु हैं जो अपने आवास के आधार पर कितने वर्गों में बटे हैं? 3 भागों में बटे हैं। ठीक। अब सबसे पहला क्या होता है? इसमें सबसे पहला होता है फ्लैक्टन। कौन सा हो जाएगा? फ्लैक्टन क्या होता है? तो अभी जैसे देखें कि खुला समुद्री बायोम में जो जीव पाए जाते हैं अपने आवास के आधार पर कई वर्गों में बांटे गए हैं। जैसे फ्लैक्टन समूह के जीव, नेक्टन समूह के जीव, बेंथस समूह के जीव। तो इसमें जो सबसे पहला आता है वो होता है फ्लैक्टन समूह का जीव। तो ये क्या होता है? फ्लैक्टन समूह का जीव। तो याद रखिए, मान लीजिए ये पूरा का पूरा क्या है? ये है समुद्र। ठीक, ये पूरा समुद्र है। और अभी बनाए थे हम लोग, ध्यान से अगर देखें तो ये हो गया ये सूरज हो गया। क्या हो गया? सूर्य की रोशनी। तो सूर्य की रोशनी अधिकतम महासागरीय जल के कितने अंदर तक जा सकता है? कितनी गहराई तक? तो 200 मीटर की गहराई तक। कितने मीटर? तो 200 मीटर की गहराई पर। ठीक, तो याद रखिए, तो सूर्य का जो प्रकाश होता है समुद्र में अधिकतम 200 मीटर की गहराई तक जा सकता है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो सागर के सबसे ऊपर, ठीक 200 मीटर के ऊपर, सागर के सबसे ऊपर पाए जाने वाले किसके? तो 200 मीटर के ऊपर सागर के ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले, जहाँ सूर्य का पर्याप्त प्रकाश पहुँच सकता है, यहाँ पर पाए जाने वाले सभी पादप और प्राणी, सभी पादप प्राणी जीवों को क्या कहा जाता है? फ्लैक्टन कहा जाता है। तो याद रखिए फ्लैक्टन क्या है? तो फ्लैक्टन सागर के ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले सभी पादप तथा प्राणी जीवों को क्या कहा जाता है? फ्लैक्टन। अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि सागर के सबसे ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं को ही क्या कहा जाता है? फ्लैक्टन कहा जाता है। ठीक, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, मिलान करने में आ सकता है फ्लैक्टन, बेंथस और नेक्टन। तो याद रखिए फ्लैक्टन क्या है अभी बताएं। फ्लैक्टन सागर के ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं के समूह को ही क्या कहा जाता है? फ्लैक्टन कहा जाता है। तो फ्लैक्टन क्या है? फ्लैक्टन ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले, किसके ऊपरी सतह पर? सागर के ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले क्या होते हैं? जीवों का क्या होता है? समूह होता है, जीवों का समूह। तो सागर के ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले जीवों के समूह को ही क्या कहा जाता है? फ्लैक्टन कहा जाता है। चलिए यहाँ लिखते हैं फ्लैक्टन। फ्लैक्टन क्या है? सागर के ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले जीवों का समूह, जिसमें क्या क्या हो सकते हैं? जिसमें पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, पेड़ पौधे अर्थात पादप, और दूसरा क्या हो सकते हैं? जीव जंतु हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सागर के सबसे ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले पादपों को, किसको? पादपों को फाइटोफ्लैक्टन कहा जाता है। क्या कहता? फाइटोफ्लैक्टन। याद रखिए फाइटोफ्लैक्टन। तो समुद्र के सबसे ऊपर पाए जाने वाले, समुद्र के सबसे ऊपर पाए जाने वाले पादपों के समूह को, किसको? पादपों के समूह को फाइटोफ्लैक्टन कहा जाता है। क्या कहता? फाइटोफ्लैक्टन। क्या कहेंगे? फाइटोफ्लैक्टन कहेंगे। तो ये अगर कभी शब्द आ गया एग्जाम में कि फाइटोफ्लैक्टन क्या है, तो जो फाइटोफ्लैक्टन है ये समुद्र के सबसे ऊपर पाए जाने वाले पादपों का समूह है। पादपों का मतलब जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को करते हो, जिन्हें हम लोग उत्पादक कहते हैं। ठीक,
तो सागर के सबसे ऊपर पाए जाने वाले पादपों के समूह को हम लोग फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइटोप्लैंक्टन। और उसी समुद्र के ऊपरी सतह पर ही पाए जाने वाले जंतु को, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं करते हैं अपितु ये उत्पादक पर डिपेंड होते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, उनको जंतु को क्या कहते हैं? इन्हें प्राणिफ्लैंक्टन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राणिफ्लैंक्टन। तो ये इंपॉर्टेंट है। वैसे जो पीछे दोनों में फ्लैंक्टन लगा उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि समुद्र के ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले सभी जीवों की संख्या, जिसमें पेड़ पौधे दोनों आते हैं। लेकिन अगर सागर के सबसे ऊपरी सतह पर पादप पाए जा रहे हैं तो उन पादप जीवों को क्या कहते हैं? फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। और जो प्राणी जगत होते हैं या प्राणी जीव जो होते हैं उन्हें प्राणिफ्लैंक्टन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट था। ठीक, अगर इसी क्रम में हम लोग देखें तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर इसी में हम लोग ध्यान से देखें तो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक होता है फाइटोप्लैंक्टन। क्या हो जाएगा? फाइटोप्लैंक्टन। तो फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है? अभी हम लोग ध्यान से देखें तो ये फाइटोप्लैंक्टन होता है पादपों का समूह जो कहाँ पाए जाते हैं? ऊपरी सतह पर। ऊपरी सतह पर। इनमें क्या होता है? इनमें सबसे अधिक प्रजनन की क्षमता होती है। याद रखिए, इनमें सबसे अधिक प्रजनन की क्षमता होती है, जिनसे इनके संख्या में निरंतर क्या होता है? निरंतर वृद्धि होती है। और इनकी संख्या में निरंतर वृद्धि होने से ये जो जीव होते हैं वो अधिक से अधिक क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। ठीक, जिससे समस्त सागर के जीव क्या करते हैं? इसी पर निर्भर होते हैं। तो समस्त सागर के जीव किस पर निर्भर होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन पर होते हैं, जो कि ये प्राथमिक उत्पादक होते हैं। अर्थात मतलब ये उत्पादक होते हैं। और बाकी सभी जो होते हैं जो उत्पादक के ऊपर डिपेंड करते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं उपभोक्ता। और उपभोक्ता को भी हम लोग क्या कहते हैं? प्राणिफ्लैंक्टन कहते हैं। तो सभी प्राणिफ्लैंक्टन किस पर निर्भर करते हैं? फाइटोप्लैंक्टन पर। इनमें प्रजनन की क्षमता क्या होती है? सबसे अधिक। अब अगर ध्यान से देखें तो फाइटोप्लैंक्टन में, किसमें? फाइटोप्लैंक्टन में। किसमें? फाइटोप्लैंक्टन में शैवाल आता है। क्या आता है? शैवाल आता है। और साइनोबैक्टीरिया आता है। और क्या आता है? साइनोबैक्टीरिया। तो याद देखिए, शैवाल, साइनोबैक्टीरिया ये सब प्राणिफ्लैंक्टन है। ठीक, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करके ऊर्जा बनाते हैं, जिस पर बाकी सभी प्राणी जगत क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अभी हम लोग देखें कि प्राणिफ्लैंक्टन में क्या होता है। एक इंपॉर्टेंट हेडिंग जो बना था उसमें क्या बताए थे कि इनमें प्रजनन की अधिक क्षमता होती है। प्रजनन की अधिक क्षमता। और प्रजनन की अधिक क्षमता होने की वजह से इनकी संख्या में क्या होता है? संख्या में वृद्धि होता है। और इन्हीं की संख्या में वृद्धि होना ही क्या कहलाता है? एक विशेष प्रक्रिया से जानते हैं, हम लाल ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल ज्वार। लाल ज्वार की घटना। तो याद रखिए, लाल ज्वार की घटना क्या होती है? अगर पूछा गया कि लाल ज्वार की घटना क्या है तो याद रखिए, समुद्र में शैवालों की संख्या में तेजी से वृद्धि होना ही क्या कहलाता है? लाल ज्वार की घटना कहलाती है। इंपॉर्टेंट होना चाहिए, याद होना चाहिए लाल ज्वार की घटना किससे होती है। तो जब फाइटोप्लैंक्टन में पाए जाने वाले पौधे, पादप, जीव जिसे हम शैवाल कहते हैं, इनकी संख्या में निरंतर वृद्धि होती है। तो जब इनकी संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि होती है तो उसे हम कहते हैं लाल ज्वार घटना। ठीक, याद रहेगा, लाल ज्वार की घटना। अब अगर आगे हम लोग ध्यान से देखें तो प्राणिफ्लैंक्टन में देखें। किसमें? प्राणिफ्लैंक्टन में। प्राणिफ्लैंक्टन। तो प्राणिफ्लैंक्टन भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। जैसे पहला क्या हो जाएगा? पहला हमेशा रहेगा शाकाहारी। अच्छा, ये तो आप लोग को याद ही होगा, शाकाहारी। दूसरा क्या होता है? मांसाहारी। और तीसरा क्या हो जाएगा? सर्वाहारी। याद रखिए, तो ये जो होते हैं प्राणिफ्लैंक्टन भी 3 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं ध्यान से। अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये जो
प्राणी फ्लेक्टन के जीवों के बारे में। तो कोई एक जीव का नाम आप लोग स्वयं सोचिए क्या हो सकता है। तो इसमें एक होता है क्रील, क्या होता है, क्रील, और एक होता कॉप पॉड, क्या हो जाएगा, कॉप पॉड। तो क्रील, कॉप पॉड, और एक और होगा जेली फिश, क्या होगा, जेली फिश। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो प्राणी फ्लेक्टन है ये इंपॉर्टेंट है, जेली फिश। तो क्रील, कॉप पॉड और जेली फिश, ये सब क्या है, ये सब प्राणी फ्लेक्टन है, ठीक, जो किस पर निर्भर करते हैं, फाइटोफ्लेक्टन पर। तो ये तो था खुला समुद्र का। खुला समुद्र क्या होता है, खुला समुद्र में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं अपने आवास के आधार पर 3 भागों में बांटे गए थे। उनमें जो पहला था वो क्या था, वो था फ्लेक्टन था, फ्लेक्टन समूह के जीव। फ्लेक्टन समूह के जीव की विशेषता क्या होती है, फ्लेक्टन समूह के जो जीव होते हैं वो सागर की सबसे ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। सागर के सबसे ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले समस्त जीवों की संख्या को हम लोग फ्लेक्टन कहते हैं। अगर उनमें भी देखें तो कुछ पादप जगत के होंगे, कुछ प्राणी जगत के होंगे। अगर वो पादप जगत का तो उसे फाइटोफ्लेक्टन कहेंगे, अगर वो प्राणी जगत का तो उसे प्राणी फ्लेक्टन कहेंगे। पादप जगत की विशेषता क्या होती है कि उन्हें अंदर क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, जिस पर समस्त सागर के जो जीव होते हैं डिपेंड करते हैं। और फिर क्या होता है, अगर हम लोग ध्यान से देखें उसी में एक घटना होती है लाल ज्वर की घटना। लाल ज्वर की घटना क्या है, शैवालों की संख्या में निरंतर वृद्धि होना ही क्या कहलाता है, लाल ज्वर की घटना कहलाता है। अगर इसमें हम देखें कौन कौन से जीव आते हैं तो क्रील, कॉपपीट और जेलीफिश आता है। तो ये जेलीफिश इंपॉर्टेंट, जेलीफिश क्या है, ये प्राणी फ्लेक्टन है, ठीक, ये सागर की सबसे ऊपरी सतह पर ही पाया जाता है। चलिए आगे देखिए हम लोग, आगे है नेक्टन। दूसरा क्या है, नेक्टन। नेक्टन समूह में, किस समूह में, नेक्टन समूह, नेक्टन समूह, नेक्टन समूह। तब ये नेक्टन समूह क्या होता है, तभी हम लोग ध्यान से देखे थे फ्लेक्टन समूह। कौन समूह, एक मिनट हम लोग देख लें। तो मान लीजिए ये है कोई समुद्र, क्या है, समुद्र। तो समुद्र के, ये मान लीजिए ये है सूर्य, मानने में किया जाता है यह है सूर्य। तो सूर्य का प्रकाश अधिकतम कितने मीटर की गहराई तक आ सकता है, 200 मीटर की गहराई पर। कितना गहराई पर, 200 मीटर की गहराई पर। तो ये ऊपर का जो भी है यह है सागर का वो सतह जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पहुँच सकता है। तो अधिकतम सूर्य का प्रकाश कितने मीटर की गहराई तक, 200 मीटर की गहराई तक, ठीक। तो सागर के या समुद्र के सबसे ऊपरी सतह पर, इस वाले सतह पर सबसे ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं को, तो समुद्र के सबसे ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं को कहते हैं फ्लेक्टन समूह। कौन सा समूह, फ्लेक्टन, फ्लेक्टन समूह। और इसे फ्लेक्टन समूह के बाद समुद्र के विभिन्न गहराइयों में, कहाँ, समुद्र के विभिन्न गहराइयों में, याद रखिए, फ्लेक्टन समूह के बाद समुद्र के विभिन्न गहराइयों में, ठीक, विभिन्न गहराइयों में पाए जाने वाले जीवों की संख्या को भी क्या कहते हैं, नेक्टन के समूह के जीव कहते हैं। तो नेक्टन समूह क्या होता है, तो ये फ्लेक्टन समूह जो ऊपर वाला ये पूरा ही है, कौन सा समूह, फ्लेक्टन समूह, जो ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। और फ्लेक्टन समूह के बाद समुद्र के विभिन्न गहराइयों में, समुद्र के विभिन्न गहराइयों में पाए जाने वाले जीवों की संख्या, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं नेक्टन। तो याद रहेगा, फाइटोफ्लेक्टन समूह के जीवों के बाद जो समुद्र की गहराई में पाए जाने वाले जीव होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, उन्हें नेक्टन कहते हैं, ठीक। याद रखिए इनकी विशेषता क्या होती है नेक्टन समूह की, नेक्टन समूह का बायोम। तो नेक्टन समूह के जो क्या होते हैं, ये जो होता है ये फ्लेक्टन समूह के जो के ठीक नीचे अधिक गहराई में तैरते हैं। और याद रखिए नेक्टन समूह के जीवों की विशेषता है कि उसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, अर्थात रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। किसकी हड्डी पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, इंपॉर्टेंट होता है, याद रख लीजिए। तो नेक्टन समूह के जीव में क्या पाया जाता है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें जो स्तनधारी मछलियां हैं उसमें क्या आता है, व्हेल। तो व्हेल किस समूह का जीव है, तो व्हेल नेक्टन समूह का जीव है, जो कि ये समुद्र की गहराई में तैरती है। तो ये नेक्टन समूह का जीव हो गया। इसके बाद अगर ध्यान से देखें तो सील भी समुद्र की गहराई में रहती है, तो सील भी क्या हो गया, नेक्टन समूह के
जू हो गए। ठीक, अगर ध्यान से देखें डॉल्फिन, ये सब पूछा जा सकता है किस समूह के जीव हैं, तो ये समुद्र की गहराई में तैरती हैं, अधिक गहराई में नहीं लेकिन प्लैंक्टन समूह के बाद, ठीक ऊपरी सतह से ठीक नीचे होती है। डॉल्फिन हो गया और ड्यूगोंग, ये तो आप लोग को पता ही होगा, ड्यूगोंग म्यांमार, ड्यूगोंग जो मन्नार की खाड़ी में, हाँ मन्नार की खाड़ी में ये डुगोंग पाए जाते हैं, डुगोंग जू पाए जाते हैं, जिसे समुद्री गाय कहते हैं। क्या कहते हैं? डुगोंग को। समुद्री गाय कहाँ पाया जाता है? ये मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है डुगोंग। तो ये जो है, जैसे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो नेक्टन समूह होते हैं वो फ्लैंक्टन समूह के जीवों के ठीक नीचे तैरते हैं। इसमें अधिकतर मछलियाँ होती हैं। अगर उसमें ध्यान से देखें तो रीढ़ की हड्डी पाई जाती है नेक्टन समूह के जीवों में। जैसे अगर विभिन्न प्रकार की मछलियों में देखें स्तनधारी मछली तो व्हेल हो जाएगा, उसके बाद सील हो जाएगा, इसके बाद देखेंगे डॉल्फिन हो जाएगा, ड्यूगोंग हो जाएगा। ये सभी जो सभी जीव हैं ये किस समूह के जीव हैं? ये नेक्टन समूह के जीव हैं। अंत में हम लोग ध्यान से देखें एक और बचा है बेंथस। क्या बचा है? बेंथस। बेंथस, तो ये बेंथस क्या होता है? ये बेंथस समूह क्या होता है? तो बेंथस समूह, इस समूह के जो जीव होते हैं वो समुद्र के गहराइयों में पाए जाते हैं। कहाँ? समुद्र के सबसे अधिक गहराई में पाए जाते हैं। याद रखिए बेंथस समूह के जो इनकी जो विशेषता होती है ये समुद्र के सबसे अधिक गहराई में तैरते हैं। ठीक, और यहाँ कुल जीवों की जो होती है, कुल जीवों की जो जाति पाई जाती है मात्र 16% पाई जाती है। याद रखिए, तो सागर में पाए जाने वाले समस्त जीव जंतुओं की जो यहाँ प्रजाति पाई जाती है उस प्रजाति का मात्र 16% यहाँ उपस्थित होता है। सागर में पाए जाने वाले सभी जीव जंतुओं की प्रजातियों का केवल 16% जाति ही यहाँ निवास करती है। ठीक, जैसे अगर इसमें ध्यान से देखें तो इसमें जो जीव आते हैं उसमें आ जाते हैं स्टारफिश। क्या जाता है? स्टारफिश। याद रखिएगा स्टारफिश। जेलीफिश पूछेगा तो फ्लैंक्टन में, डॉल्फिन पूछेगा तो नेक्टन में। अगर स्टारफिश पूछा और शार्क पूछा, क्या पूछा? शार्क। तो जो स्टारफिश हो गया, ये शार्क हो गए, ये जो ऑक्टोपस हो गए, ऑक्टोपस, ये तीनों किस में आते हैं? ये तीनों आते हैं बेंथस समूह के जीवों में। किस समूह के जीव में आते हैं? बेंथस समूह के जीवों में आते हैं। तो ये था आज का जो टॉपिक हम लोग का था, वो टॉपिक था अभी जो चल रहा है वो सागरीय बायोम चल रहा। और सागरीय बायोम में जो पहला था वो था खुला समुद्र का बायोम। और खुला समुद्र का बायोम जहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतु अपने आवास के आधार पर 3 भागों में बटे थे। पहला फ्लैंक्टन जो सबसे ऊपर पाए जाते हैं, नेक्टन जो फ्लैंक्टन के ठीक नीचे निवास करते हैं, तैरते हैं, मछलियाँ जिसमें आती हैं, और अंत में समुद्र के सबसे अधिक गहराई में जो पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं बेंथस। तो चलिए अब इसी में अगला जो हम लोग का टॉपिक बनता है, तो खुला समुद्र वाला कंप्लीट हो गया। हम लोग अब ध्यान से देखेंगे तटरेखा वाला। कौन सा देखेंगे? नहीं, तटरेखा नहीं होगा, ये हो गया क्या कहते हैं, ये कौन सा था? तो अभी ये था, एक मिनट रुकिए, ये कौन सा था? तो ये प्रवाल भित्ति का रहेगा। कौन सा रहेगा? तो हम लोग को आगे कौन सा पढ़ना है? कौन सा बायोम? प्रवाल भित्तीय बायोम। कौन सा बायोम? प्रवाल भित्तीय बायोम। तो याद रखिए सागरीय बायोम में हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? प्रवाल भित्तीय बायोम। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रवाल भित्तीय बायोम। ठीक, तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग आज वाली क्लास में ना कवर करते हुए कल वाली क्लास में कवर करेंगे। ठीक, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ज़्यादा लंबी हो जाने से क्या हो जाएगा, अगर हम लोग ध्यान से देखेगा तो खुला समुद्र वाले में केवल उतना ही पढ़े जो केवल खुला समुद्र से रिलेट करता है एक वीडियो में। दूसरे में हम लोग प्रवाल भित्तीय बायोम पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद क्या पढ़ लेंगे, जो बचे हुए टॉपिक है जैसे तटरेखा वाला, कोरल रीफ वाला। ठीक, तो एक एक वीडियो, छोटी छोटी वीडियो हो सकती बन जाए या फिर एक लॉन्ग वीडियो बन जाए। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ पढ़ाई करेंगे और अपने इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।